हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि बजट के बारे में है। क्लास 12th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब हमारे सिर्फ दो ही, जो एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर, दोनों में क्लास 12th की जो ये इकोनॉमिक्स की बुक है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे रमेश सिंह की बुक। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा मतलब नहीं। पहला है मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहता है। मतलब जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल हो और प्राइवेट सेक्टर दोनों जब रोल प्ले कर रहे हो, वो जिस इकोनॉमी में, वो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बजट की, ठीक है। बजट देखिए एक दोस्तों, बजट जो है ना वो एक ऑब्लाइजेशन है गवर्नमेंट पे, ठीक है। ओबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये मतलब गवर्नमेंट को बजट पास करना ही पड़ता है, ये जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ओबलाइजेशन है, ठीक है। मतलब जो हमारा आर्टिकल नंबर 112 है, मतलब 112, ठीक है, उसके तहत बजट को पेश किया जाता है ना। तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नमेंट को बजट पास करना है, मतलब गवर्नमेंट को ये करना ही है, ठीक है।
उसमें उस बजट में क्या आता है, रिसिप्ट जो आती है गवर्नमेंट की, मतलब जो भी गवर्नमेंट अर्न करने वाली है ना, और उसका जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी मतलब वो एस्टिमेट होता है ना, कि गवर्नमेंट क्या अर्न करेगी और क्या एक्सपेंडिचर करेगी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मतलब तो ये जो बजट है उसमें जो जो भी अर्निंग होने वाली है गवर्नमेंट की और जो भी एक्सपेंडिचर होने वाला है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट वेरियस एक्सपेंडिचर्स करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या कौन कौन सा अर्निंग होता है, मतलब कौन कौन सी रिसिप्ट होती है, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, इन सब के बारे में हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आज आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये भी आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, पूछ ले कि अब कि वो जो भी मतलब प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट है, फिजिकल ईयर भी अलग होता है और बजट का फाइनेंशियल ईयर होता है वो भी अलग होता है। तो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब जो बजट है उसमें 2 अकाउंट होते हैं। उस बजट में 2 अकाउंट में पहला अकाउंट होता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब आप अकाउंट तो समझ सकते हो आप कि मतलब एक तरह का खाता, लेकिन मतलब एक तरह का जो भी वो खाता होता है, ठीक है, जिसमें वेरियस जो गवर्नमेंट लिखेगी एक्सपेंडिचर जो भी होगा, रिसिप्ट जो भी होगी, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान देना है इन दोनों टर्म्स पे, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। इन दोनों को समझने के लिए मतलब वो आगे हम समझेंगे, अभी इसको समझने के लिए मतलब हम पहले बेसिक ये क्लियर करेंगे कि ये जो बजट होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बजट है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों पास किया जाता है, इसके फंक्शंस क्या क्या, ये काम क्या करता है। बजट पास जब होता है तो उसका कुछ मतलब कुछ तो फंक्शन रहता होगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन है एलोकेशन का, एलोकेशन फंक्शन है बजट का, पहला फंक्शन जो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ गुड्स और सर्विसेज, मतलब सर्विसेज ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि मतलब जो उसका जो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो गवर्नमेंट के बजट में पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है ये सर्विसेज और गुड्स अवेल करा दिए किसको, पब्लिक को। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डिफेंस है ना, जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इस तरह से। तो ये सब मतलब ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस है, मान लो कि ये तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेंगी ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर तो नहीं है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर देगा, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा अपने बजट में से, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज होती है, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हुए पब्लिक गुड्स, इनको बोलते हैं हम पब्लिक गुड्स, ठीक है। मतलब ये सभी के लिए होता है, ये जो भी होता है ये सभी के लिए होता है, पब्लिक के लिए, है ना। डिफेंस कोई एक पर्सन के लिए नहीं है, पूरे कंट्री को बचाने के लिए है डिफेंस जो भी है वो, ठीक है। जो भी रोड रास्ते होते हैं वो सब यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। अब आता है प्राइवेट, जो प्राइवेट गुड्स होता है वो, तो पहले तो हमें इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमें सीखना चाहिए। इसमें मूलतः दो डिफरेंस है ना। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जो भी प्राइवेट जो गुड्स है और जो भी जो पब्लिक गुड्स है उसका जो डिफरेंस होता है वो देखिए। जो पहला डिफरेंस है कि पब्लिक गुड्स जो है ना, पब्लिक गुड्स उसका मतलब उसका जो यूजेज है वो रिवाल्वर्स नहीं है, मतलब इसमें कंपटीशन नहीं होती पब्लिक गुड्स को यूज करने के लिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं, पब्लिक गार्डन है ना, सपोज एक पर्सन उसमें गया, तो इस एक पर्सन ने यूज किया, है ना, अगर एक पर्सन ने यूज किया उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो भी पर्सन है उसके लिए वो गार्डन अवेलेबल नहीं होगा।
वो भी यूज कर सकते हैं ये जो पब्लिक गार्डन है उसको। तो इसका मतलब जो कोई एक भी यूज मतलब जो भी यूज करते हैं उनके कारण जो भी दूसरे लोग होते हैं वो भी उनके लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होती, ठीक है। मतलब जो भी मान लो कि एक पर्सन ने ये पब्लिक गार्डन यूज कर लिया तो दूसरे पर्सन के लिए ये पब्लिक गार्डन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मतलब इसका जो यूजेज होता है वो मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ठीक है। ये रिवाल्वर्स मतलब दुश्मनावट वाला नहीं होता है, दुश्मनी वाला नहीं होता, हम कह सकते हैं मतलब एक कंपटीशन नहीं होती इसमें। इसके विपरीत जो प्राइवेट सेक्टर का जो गुड्स होता है, जो मतलब जो प्राइवेट गुड्स होता है, जो प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि मतलब उसका जो यूजेज होता है वो रिवॉल्वर्स होता है, मतलब वो कॉम्पिटिटिव यूज होता है इसका यूजेज। मतलब इसका मतलब मान लो कि एक एक चॉकलेट किसी ने लिया, सपोज किसी ने एक चॉकलेट बाय कर लिया, है ना, किसी ने एक चॉकलेट बाय कर लिया, लेकिन इससे क्या होगा कि किसी दूसरे के लिए ये चॉकलेट अवेलेबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जो जो क्वांटिटी होती है वो तो निश्चित मात्रा में ही रहेगी। तो जो ओवरऑल क्वांटिटी में से अगर एक चॉकलेट कम हो गया तो किसी मतलब एक पर्सन ने बाय किया, ठीक है, तो वो दूसरे के लिए एक चॉकलेट वो अवेलेबल नहीं होगा, मतलब किसी एक को मिलता है तो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये जो प्राइवेट गुड्स होते हैं इसमें कंपटीशन रहता है ना। तो ये था पहला जो डिफरेंस था वो कि प्राइवेट गुड्स में उसका जो यूजेज होता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, कोई एक पर्सन यूज करता है तो वो दूसरे पर्सन के लिए कम नहीं हो जाता। लेकिन जो प्राइवेट गुड्स होता है उसमें कंपटीशन रहता है उसके यूजेज में, कि किसी एक ने कंज्यूम किया तो वो दूसरे के लिए उसका कंजप्शन कम रहता है, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो दूसरा डिफरेंस होता है ये वो होता है कि प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, जो भी पर्सन अगर पे नहीं करता मान लो, ठीक है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई मान लो प्राइवेट थिएटर है, उसमें आपको अगर जाना हो तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे टिकट के। आप अगर उसको पैसे नहीं चुकाओगे तो आप थिएटर में नहीं जा सकते, मतलब आप उसके यूजेज है जो उससे एक्सक्लूड हो गए, ठीक है, जो प्राइवेट गुड्स था उससे। लेकिन अगर पब्लिक गुड्स है, ठीक है, उसमें से आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, पेमेंट वालों को भी और नॉन पेमेंट वालों की। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये कोई पब्लिक गार्डन है, ठीक है, मान लो कि कोई मतलब उसको क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होगी, वो उसको मेंटेन करती होगी, है ना। और वो उसको मेंटेन करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है वो पब्लिक गार्डन को मेंटेन करती है, तो वो जो भी मनी कहाँ से आता है उसको मेंटेन करने के लिए, जो मतलब वो अपने जो भी टैक्सेस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और जो भी फाइन्स होते हैं उसको कलेक्ट करके वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होती है वो इस मनी से इस पब्लिक गार्डन का मेंटेनेंस करती है, ठीक है। तो मान लो कि जिसने टैक्स नहीं भरा, जिसने फाइन्स नहीं भरा, वो भी इसका यूज करेंगे ना, ठीक है। जिसने टैक्स भरा, जिसने फाइन्स भरा, उसके उसके रुपयों से ये पब्लिक गार्डन का जो भी मेंटेनेंस हुआ। लेकिन जो जिसने टैक्स नहीं भरा, ठीक है, जिसने फाइन्स नहीं भरा, वो भी पब्लिक गार्डन का यूज तो करेगा ही करेगा। तो मतलब आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है, यूजर्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो इसका यूज करने से, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस है कि जो जो पे नहीं करता प्राइवेट गुड्स के लिए उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं होता। तो ये जो पब्लिक गुड्स है उनको नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और एक और टर्म आती थी कि फ्री राइडर्स, मतलब जो पे नहीं करते पब्लिक गुड्स के लिए, कोई भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, फिर भी जो मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टैक्स का भी नहीं, फाइन का भी नहीं, और वो फिर भी पब्लिक को जो भी पब्लिक गुड्स है वो यूज करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है फ्री राइडर्स, ठीक है, वो मतलब फ्री में यूज करते हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हम। चलिए, अब इसके बाद कंसेप्ट आता है कि पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक जो पब्लिक प्रोडक्शन।
चलिए, अब पब्लिक प्रोविजन का मतलब क्या है कि मतलब जो भी मतलब पब्लिक प्रोविजन का मतलब जो भी फाइनेंस होता है किसी भी गुड्स का, वो बजट के थ्रू किया जाता है, जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, फाइनेंस बजट के थ्रू किया जाता है। और पब्लिक प्रोडक्शन में क्या है कि मतलब मान लो कि पब्लिक का कोई भी गुड्स हो, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। कि मान लो कि कोई टैंक है, मान लो कि डिफेंस की कोई राइफल है ना। तो इस डिफेंस की राइफल को प्राइवेट सेक्टर ने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, लेकिन वो यूज कौन करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब और दूसरा क्या है पब्लिक प्रोडक्शन में कि जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि उन्होंने टैंक बना डाली, ठीक है, ये टैंक बना डाली उन्होंने, मतलब खुद ने प्रोड्यूस की, अपना जो ऑर्डिनेंस बोर्ड है उसके अंदर खुद ने प्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने, तो ये हो गया पब्लिक गुड्स। ठीक है, तो इस तरह से जो पब्लिक प्रोडक्शन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन एंड में जो भी उसका यूजेज यूटिलिटी होता है वो जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। चलिए, अब अब हम बात करते हैं जो दूसरा जो फंक्शन है, पहला था एलोकेशन का, दूसरा फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। जो मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो यू मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम बोलते हैं इसको। ठीक, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब जो भी इनकम, जो मतलब ओवरऑल जो इनकम लेवल होता है कंट्री का, ठीक है, वेल्थ जो होती है कंट्री की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। वो कैसे करती है? टैक्स और ट्रांसफर से, है ना। कि जो इनकम होती है लोगों की, हायर इनकम में हायर टैक्स लगता है। तो इस तरह से जितनी ज्यादा इनकम हुई, मतलब इससे क्या होगा कि वेल्थ कंसंट्रेशन होने लगेगा। अगर मतलब टैक्स जब लगेगा तब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी हाई इनकम वाले लोग हैं उनसे पैसे ले लेगा टैक्स के रूप में, और उस टैक्स का उपयोग वो अपनी जो भी जो एक्सपेंडिचर करता है उसमें लगेगा, ताकि मतलब सब सेक्शन का अच्छे से वेलफेयर हो सके। तो इस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, वरना क्या होगा, मतलब मान लो कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाएंगे और जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा ही ज्यादा अमीर होते जाएंगे, तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चलिए, तीसरा आता है स्टेबिलाईजेशन मेजर। अब स्टेबिलाईज करना मतलब क्या है कि जो भी डिमांड, मान लो कि अगर अभी क्या है कि कंट्री में मान लो कि स्लो डाउन आ गया। अब स्लो डाउन आने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब स्लो डाउन का दूसरा एक इफेक्ट भी क्या आएगा कि डिमांड जो हो जाएगी कम हो जाएगी, है ना। अब डिमांड जो कम होगी वो किस लिए होगी? इनकम कम होगी इसलिए कम होगी, इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या रहता है इसका, मतलब एक साइकिल रहता है कि इनकम कम होनी, इससे डिमांड कम हो जाएगी, और स्लो डाउन आ जाएगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी कि गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, है ना। गवर्नमेंट इंटरवेन करेंगी, गवर्नमेंट मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट अपना वो इंक्रीज करेगी, इससे वो क्या करेगी कि डिमांड बढ़ाएगी कंट्री में। ठीक है, एक्सपेंडिचर के मतलब बढ़ाने से, मान लो कि उन्होंने टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो जाए होगा जो वो बढ़ जाएगा और लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। अब टैक्स कम कर दिया तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा रहेगी, तो वो उनसे डिमांड बढ़ेगी कंज्यूम करने से। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करता है कि जो 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 डिमांड होती है वो बढ़ाती है, और जो मतलब इसको हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बोलते हैं। इससे विपरीत अगर बूम हो इकोनॉमी में, मतलब तेजी चल रही हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेगी कि गवर्नमेंट है वो डिमांड को कम करने की ट्राई करेगी। वो कैसे करती है आपको पता है कि जो मान लो कि फिजिकल पॉलिसी टैक्स बढ़ा दिए, है ना। आरबीआई भी है, उन्होंने भी सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिया, लिक्विडिटी कम कर दी। ठीक है, इस तरह से वेरियस जो भी मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। ठीक है, तो ये हुआ स्टेबिलाईजर का फंक्शन, ये जो बजट का फंक्शन है।
इसका स्टेबिलाइजर फंक्शन है। चलिए, तो ये 3 फंक्शन हो गए। पहला था एलोकेशन का फंक्शन, दूसरा था रीडिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन और तीसरा था जो स्टेबिलाइजेशन का फंक्शन। अब आता है जो हमारा जो आपको कोर जो आपको इंतजार था उसका, कि रिसिप्ट का पहले हम क्लासिफिकेशन, रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर था ना, तो पहले उसमें से रिसिप्ट क्या क्या होती है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, रिसिप्ट में क्या होता है कि उसके क्लासिफिकेशन में पहले तो हम जो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और दूसरी आती है कैपिटल रिसिप्ट, है ना। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सी आएगी? टैक्स, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। और कैपिटल जो भी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, उसमें क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट है जो मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें क्या आएगा? जो भी मान लो कि जो लोन ली है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो एसेट्स बेच दिए है गवर्नमेंट ने, उससे जो भी इनकम होती है वो कैपिटल में आती है। अब पहले हम जो जो हम फोकस करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे। इसका कंसेप्ट क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट का? इसका मतलब ये है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये है कि ये जो भी इनकम हुई है, ठीक है, इससे जो भी पैसा आया है वो गवर्नमेंट को वापस किसी को नहीं देना है, ठीक है। मतलब ये किसी भी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। ये जो पैसा आया गवर्नमेंट का वो अपना ही है, ठीक है। मतलब ये नॉन रिडीमेबल हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब एक तरह से ये हो गया कि ये गवर्नमेंट को किसी को मतलब जो मान लो कि आपको लोन है, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन ली तो उसको वापस देनी पड़ेगी ना, जिससे ली है वो इंटरेस्ट के साथ देनी पड़ेगी। लेकिन अगर टैक्स आया, सपोज 100 रुपए का टैक्स आया गवर्नमेंट का, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट का 100 रुपए का टैक्स आया, तो गवर्नमेंट को किसी को वापस नहीं देना है, किसी को भी रिटर्न नहीं करना है ना। तो मतलब ये जो रेवेन्यू हुई, मतलब ठीक है, टैक्स से रेवेन्यू हुई और नॉन टैक्स से भी रेवेन्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम गिनते हैं। मतलब ये किसी को वापस नहीं देनी है, ठीक है, किसी को भी मतलब ये मतलब रिडीम नहीं है, कोई भी इसको रिडीम नहीं कर सकता। तो इसमें अब आगे इसमें आती है जो टैक्स रिसिप्ट होती है। इसका मतलब इसके सब टाइप्स आते हैं। टैक्स रिसिप्ट में आती है डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स रहता है वो, ठीक है। उसके बाद जो वेल्थ टैक्स है, उसके बाद जो गिफ्ट टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद जो एस्टेट ड्यूटी थी, अब नहीं है, अब एबोलिश कर दी गई है, ठीक है, अब एबोलिश कर दी गई है, ठीक है। इसमें से ये जो 3 टैक्स है ना, ये जो 3 डायरेक्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी तो अब एबोलिश कर दी गई है। इसको हम पेपर टैक्स भी कहते हैं। पूछा जा सकता है आपको, ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे जो इनकम हुई है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल हुई है। इससे जो इनकम हुई है वो नेग्लिजिबल है ना, इसलिए इसको हम पेपर टैक्स भी बोलते हैं। बाकी ये जो इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स है उससे भी इनकम होती है हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट टैक्सेस रहता है, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट का अपना ही जो इनकम है वो है, उसको किसी को वापस नहीं देना है, ठीक है। अब आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसमें क्या है? मान लो कि फाइन आ गया किसी का, मतलब ट्रैफिक फाइन्स आ गए, ठीक है, तो मतलब ये टैक्स के तौर पे नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो टैक्स में आएंगे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी है ना, और जो सर्विस टैक्स है। तो ये सब जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, इससे भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो इस तरह की जो इनकम होती है, मतलब जो टैक्स और नॉन टैक्स वाली, ठीक है, तो इन सब को हम बोलते हैं जो जो रेवेन्यू, जो मतलब इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। चलिए, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आपको बताऊं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आपको मैं ज्यादा बताऊं कि फाइन्स भी आ गए, इंटरेस्ट आ गया। अगर गवर्नमेंट ने किसी और को लोन दी है ना, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। लोन का क्या पार्ट होता है, मैं आपको लोन बोल रहा हूँ तो लोन मत समझो आप।
लोन का जो ये पार्ट रहता है, जो प्रिंसिपल रहता है ना, प्रिंसिपल रहता है प्लस इंटरेस्ट रहता है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो कैपिटल हो गया, कैपिटल में आएगा। ये कैसे आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो इंटरेस्ट है वो आएगा रेवेन्यू में, ठीक है। इसके ऊपर सवाल पूछा गया था 2020 की जो प्रीलिम्स गई थी उसमें। अगर आपने ये आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, देखना। मतलब नॉन टैक्स में क्या आएगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट है उसमें क्या आएगा कि जो इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद डिविडेंड आ गया। अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसका डिविडेंड मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है कहीं पे कहीं कहीं पे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो फॉरेन से ग्रांटिंग एड्स आती है, जो ग्रांट्स मिलती है, ये भी रेवेन्यू में आती है, ठीक है। और अदर मतलब जो छोटी छोटी फाइन्स और ये सब रिसिप्ट्स हो गई, मतलब जो किसी को वापस नहीं देनी है, इन सब रिसिप्ट्स को हम बोलेंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। चलिए, अब आती है कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके दो पहलू हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो कि पहला है लोन, बोरो करना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने लोन ली मतलब इनकम तो हुई गवर्नमेंट की, है ना, इनकम तो हुई, लेकिन वो रिटर्न भी करनी है ना गवर्नमेंट को। जिसने मतलब जिससे भी ली है गवर्नमेंट ने, उसको भविष्य में रिटर्न भी करनी पड़ेगी। तो ये जो आती है मतलब जो भी मतलब ये गवर्नमेंट को लायबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट पे। उसके बाद जो भी डिस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, मतलब पीएसयू का शेयर बेच दिया, इससे जो भी इनकम होती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, लेकिन एक एसेट जो होता है हमारा, ठीक है, वो कम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो कि गवर्नमेंट ने जो ओएनजीसी है उसको सेल कर दिया और 600 रुपये कमाई हुई, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट ने इनकम तो की इसकी, ये जो 600 रुपये हुआ वो इसकी इनकम तो हो गई, लेकिन उसके सामने क्या हुआ, ओएनजीसी तो चली गई ना उसके हाथ से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसका एक गवर्नमेंट का एसेट जो है, ये एक एसेट था ना गवर्नमेंट के लिए, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब कैपिटल जो रिसीट्स होती है उसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कैपिटल जो रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स, उसका मतलब ये है कि जो भी रिसिप्ट्स उस जो मतलब जो भी लायबिलिटी की क्रिएट करती है, जैसे कि लोन, लोन लायबिलिटी क्रिएट करती है, मतलब उसको भविष्य में वापस देना पड़ता है, ठीक है। और जो मतलब जो लायबिलिटी होती है वो, और एसेट जो भी रिड्यूस करता है, इस तरह की जो भी इनकम होती है वो सब आती है कैपिटल रिसिप्ट्स में, ठीक है। तो मतलब आपको ये दोनों अभी आपको समझ में आया होगा कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो दोनों। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर के बारे में। जो इनकम तो हमने बात कर ली वेरियस, ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। चलिए, एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका भी मतलब उसी तरह से जो भी रेवेन्यू का जो रेवेन्यू का रिसिप्ट था और कैपिटल का रिसिप्ट था, उसी तरह की इसका भी कंसेप्ट रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्च होता है, ये एक ऐसा खर्च होता है कि जिसमें कोई फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं होता है। मतलब ये जो भी मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो भी एक्सपेंस होता है इससे मतलब कोई फायदा नहीं होता है गवर्नमेंट को, है ना। ये जो एक्सपेंस होता है वो ऐसे ही करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का मान लो कि जो कोई डिपार्टमेंट है ना, उसको रन करने के लिए
एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट को सामने तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको रन करने के लिए गवर्नमेंट को तो एक्सपेंडिचर करना ही करना है, ठीक है। तो ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। मतलब जो रेवेन्यू जो मतलब जो रेवेन्यू का जो रिसीट था हमारा, उससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, ठीक है। इसी तरह से रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है उस पे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे कि इसके कई मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ग्रांट्स हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। और जो डेप्ट का इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, मतलब लोन ली गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 600 रुपए लोन ली हो, उस पे 60 रुपए का इंटरेस्ट चुकाना हो, तो जो 600 रुपए है वो प्रिंसिपल है, वो कैपिटल में आ जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी मान लो कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव है ना। तो ये सब जो खर्च होते हैं, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, सब टाइप होते हैं, हम कहते हैं। पहला होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या हो, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है। और जो गवर्नमेंट को स्टेट यूटीज के प्लान जो होते हैं उनका जो असिस्टेंस देती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सब आ गया, है ना। और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जनरल जो भी खर्च होता है गवर्नमेंट का, है ना, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता उस एक्सपेंडिचर का, लेकिन जो भी जनरल जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता रहता है, ठीक है, उसमें वो सब आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नॉन प्लान में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट करना हो तो जो भी लोन लिया हो, लोन का जो भी मतलब जो भी अमाउंट प्रिंसिपल होगा वो तो इकोनॉमी की स्थिति पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मतलब ये एक जनरल एक्सपेंस हो गया। अब जो भी डिफेंस पे जो भी हमारा खर्च रहता है ना, जो और सब्सिडीज होती है, सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, जो भी बाद में जो भी सैलरीज देती है ना। अब आप आईएएस बन जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी बाद में, वो भी एक नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जो भी पेंशन है लोगों के, है ना, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, मतलब ये नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इस तरह से जो भी मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका कोई भी मतलब गवर्नमेंट को ये खर्च ऐसे ही करना पड़ता है, उसका कोई गवर्नमेंट को रिटर्न में फायदा नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, उसमें क्या क्रिएट होता है कि जो फिजिकल एसेट होता है, फिजिकल एसेट क्रिएट होता है, या तो फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट ने खर्च किया 600 रुपया, है ना, तो मतलब अगर इस 600 रुपये को मान लो गवर्नमेंट ने खर्च किया 600 रुपया डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसी 600 रुपये का मान लो कि एक मशीन लिया जो कि प्रोड्यूस करता है राइफल्स को, वो AK-47 राइफल बनाता है हमारी आर्मी के लिए। तो मतलब ये जो 600 रुपया है उसका एक ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ कि ये जो एक एसेट क्रिएट हुआ ना, एसेट क्रिएट हुआ, ठीक है, मतलब ये भविष्य में भी काम लगेगा हमें, ठीक है। तो ये एसेट जो क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे कि मैं उसके कई दूसरे भी उदाहरण है। और इससे क्या होता है कि लायबिलिटी भी कम होती है, लायबिलिटी भी कम होती है। देखिए, ठीक है, लायबिलिटी कम कैसे होती है कि मान लो कि ये मशीन था, ठीक है, वो फ्यूचर में प्रॉफिट करवाएगा गवर्नमेंट को,
इससे क्या होगा कि फ्यूचर प्रॉफिट से क्या होगा कि इनकम बढ़ेगी जो गवर्नमेंट की, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसकी जो मतलब जो भी देनदारी है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का जो डेब्ट है वो कम हो जाएगा, वो ठीक है, जो डेब्ट होगी वो पे कर सकेगी, ठीक है। इस तरह से इसकी लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। चलिए, अब मैं इसका कई ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके। मान लो कि लैंड, अगर कोई गवर्नमेंट है लैंड को लैंड का एक्विजिशन करती है, बिल्डिंग का एक्विजिशन करती है, और जो मान लो कि शेयर बाय करती है, शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। मतलब ये खर्च हुआ, लेकिन इसका रिटर्न मिलेगा गवर्नमेंट को भविष्य में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसका कोई मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा भविष्य में, इसका तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। मतलब जो मान लो कि गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो गया तो उसको चलाने के लिए उसको खर्च तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो गवर्नमेंट को भविष्य में इससे फायदा भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। और जो जो स्टेट्स है उनको लोन दे दी, स्टेट्स और यूटी को लोन देना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि जो लोन होता है ना, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, जो मतलब वो कैपिटल में आता है, तो लोन देता है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। बाकी का जो इंटरेस्ट होगा वो रेवेन्यू में आ जाएगा, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको सामने वो रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा, और जो प्रिंसिपल वापस मिलेगा वो कैपिटल रिसीट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दिया जाता है लोन तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिना जाता है। इसके भी दो सब टाइप होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। प्लान में क्या होता है कि जो मान लो कि 5 ईयर प्लान के लिए, मतलब 5 ईयर प्लान के 5 ईयर, मान लो कि इस ईयर का 5 ईयर प्लान चल रहा है, तो उसके गोल्स को रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग खरीद लिया, ठीक है। मान लो कि मतलब इस तरह से, ठीक है, एसेट क्रिएट किया 5 ईयर प्लान के लिए। और जो मान लो कि स्टेट यूटी के प्लान है, स्टेट यूटी के अपने प्लान है, ठीक है, मतलब अपनी स्कीम जो और प्लान है उनको असिस्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट जो भी उनको सहायता प्रदान करती है वो भी प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है ना। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो उससे विपरीत होता है। मतलब जो भी मतलब अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है कि जो भी मान लो कि ये बाकी के जो जनरल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, जनरल एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें जो भी एसेट क्रिएट होता है, या तो लायबिलिटी कम होती है गवर्नमेंट की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट ने मान लो कि कोई कंपनी बाय कर ली, तो ये इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने अगर कंपनी बाय कर ली तो ये क्या होगा कि जो कंपनी है वो भविष्य में गवर्नमेंट को फायदा करवाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल में भी, ये दोनों सब टाइप रहता है। चलिए, मैं आपको ये सब एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ अभी। ये जो मतलब ये टाइप कैसे है, मान लो कि गवर्नमेंट को टैक्स मिला 100 रुपीज का, ठीक है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ गया मान लो। अब उसके बाद मान लो गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट है वो मिला, इंटरेस्ट भी मान लो कि गवर्नमेंट ने लोन दी थी किसको, ठीक है। और उससे क्या मिला कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी मिला, और जो ट्रैफिक के जो रूल होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को फाइन्स की भी इनकम हुई, फाइन्स भी जमा हुए, वो 200 रुपए हुआ, है ना। उसके बाद मान लो कि गवर्नमेंट ने लोन लिया आरबीआई से, ठीक है, वो 500 रुपए की लोन ली, 500 रुपए की, ठीक है। अब इसका ये जो उसके बाद क्या किया कि मान लो कि एक ओएनजीसी नाम की कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दी, गवर्नमेंट ने 600 रुपए में, ठीक है। तो इतनी सारी इनकम हुई गवर्नमेंट को, मान लो कि 1400 रुपीज टोटल इनकम हो गई, ये टोटल रिसीट हम कहते हैं। देखिए, ये जो पहला है टैक्स और नॉन टैक्स वाला है ना, ये जो ये पहला दो है वो हुआ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और जो ये जो है उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। ये डेब्ट क्रिएटिंग है,
ये डेप्ट क्रिएट इसलिए करती है, ऋण क्रिएट करती है, क्यों? क्योंकि आरबीआई से लोन लिया तो आरबीआई को वापस चुकाना भी पड़ेगा ना उसको, ठीक है। और ये जो है 600 रुपए वाला, वो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। ये नॉन डेप्ट इसलिए है, ये जो 600 रुपए है, कि गवर्नमेंट को ये 600 रुपए किसी को वापस नहीं देने हैं, ठीक है। इसको मतलब इसमें डेप्ट क्रिएट नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक एसेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कैपिटल जो रिसिप्ट है उसका दो सब टाइप रहता है, कि डेप्ट क्रिएटिंग और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। ये आपको जो आगे जो डेफिसिट का कंसेप्ट आता है उसको समझने में मदद करेगा। चलिए, अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। ये जो मतलब 1400 रुपीज टोटल रिसिप्ट हो गई। अब बात आती है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। मान लो कि आईएएस की सैलरी है 200 रुपए। उसके बाद जो भी आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाना था, जो 500 रुपए की लोन ली थी ना, मान लो कि आरबीआई ने कह दिया हम तो 90% इंटरेस्ट लेंगे आपसे, तो उसको 500 रुपए का 450 रुपये इंटरेस्ट में चुकाना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट बाय करती है क्या, कि एक मशीन बाय करती है जो राइफल बनाती है आर्मी के लिए। वो आती है मशीन 900 रुपए की, ठीक है। तो ये जो आईएएस की सैलरी है और आरबीआई का इंटरेस्ट है, वो तो गवर्नमेंट को ऐसे ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इससे कोई भविष्य में इसको फायदा नहीं होगा। तो ये आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो मशीन, जो राइफल बनाने की मशीन है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो खर्च किया वो खर्च तो कर दिया, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर तो हो गया, लेकिन वो फ्यूचर में काम लगेगा। जाहिर सी बात है, फ्यूचर में राइफल्स प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। वो दूसरे के देश को भी हम बेच सकते हैं इस राइफल को, और हमारी आर्मी भी यूज करेगी। तो इसको हम बोले, मतलब एक एसेट क्रिएट होगा ना, ये हुआ क्या, एसेट क्रिएट हो गया है, हमारा एसेट बढ़ गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, तो मतलब आपको समझ में आया, जो रेवेन्यू रिसीट है और जो जो कैपिटल रिसीट है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन दोनों का जो कंसेप्ट आपको समझ में, इन चारों का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये आपको जो जो हम उसके बाद आगे डेफिसिट की बात करने वाला है, जो घाटा हम बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये जो, ठीक है। ये इसके लिए मतलब ये एक प्री रिक्विजिट है इन चारों को समझना। चलिए, अब हम बात करते हैं बजट की। उसमें से बजट में क्या होता है, मतलब एक उसको हम बोलते हैं, बजट किस में पास किया जाता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसमें बजट पास किया जाता है, उसमें मतलब जो भी बजट का जो भी प्रोविजंस होता है वो सब लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एफआरबीएम एक्ट है 2003 में पास किया गया था, ठीक है। वो गवर्नमेंट को मैंडेट करता है कि 3 और डॉक्यूमेंट्स पास, उसके गवर्नमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ 3 और डॉक्यूमेंट्स भी गवर्नमेंट को रखने पड़ते हैं, जो पार्लियामेंट में, ठीक है। वो 3 डॉक्यूमेंट है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये जो पहले ऐसा नहीं था, जो एफआरबीएम एक्ट आया, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट का जो एक्ट आया 2003 में, ठीक है, 2003 में, उसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट को, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके साथ रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये जो एफआरबीएम एक्ट है और जीएसटी है, उसका मैं एक अलग से अच्छा से लेक्चर बना लूंगा, ठीक है, और बना के आपको दे दूंगा ये जो, ठीक है। और ये रमेश सिंह में भी आता है, तो एनसीईआरटी और रमेश सिंह में ये दोनों ओवरलैप होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका अलग से लेक्चर बना के दे दूंगा। चलिए, अब हमने ये जो कंसेप्ट की बात की, ठीक है।
जो मतलब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो खर्च होता है, ठीक है, इसके इससे क्या मतलब गवर्नमेंट की इनकम होती है और खर्च होता है, इससे कौन कौन सी स्थितियां जनरेट होती है। देखिए, पहला होता है बैलेंस्ड बजट, दूसरा होता है सरप्लस बजट, तीसरा होता है डेफिसिट बजट। ठीक है, बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है कि जितनी इनकम है उतनी ही एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सरप्लस बजट का क्या है कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, मतलब हमारा जो आय है हमारा वो खर्च से ज्यादा है। ठीक है, डेफिसिट में क्या है, जो इनकम है हमारी वो खर्च से कम है, एक्सपेंडिचर से कम है। मान लो कि मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की आय और खर्च, खर्च, ठीक है, मतलब आय मतलब इनकम और खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम मतलब रिसीव भी आप बोल सकते हो। इसमें मान लो कि पहला केस है कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए और सामने 100 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो इसका मतलब बैलेंस्ड है। अब गवर्नमेंट ने 100 रुपए इनकम की और 80 रुपए खर्च है, तो इसका मतलब सरप्लस हो गया, क्योंकि ये जो खर्च है वो कम है इनकम से। और मान लो कि गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपए है और गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया 120 रुपया, तो क्या हुआ, ये डेफिसिट हो गया। ये 20 रुपया कहाँ से आएगा उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, कि मान लो कि गवर्नमेंट लोन ले लेगी विदेशों से या किसी भी और भी एजेंसी से। ठीक है, तो इस तरह से वो ये जो डेफिसिट होता है उसको फाइनेंस करती है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन फीचर रहता है ये तीसरा रहता है हमारी कंट्री में। ठीक है, डेफिसिट जो हमारी कंट्री में डेफिसिट का माहौल ही रहता है, मतलब जो बजट होता है वो हमेशा डेफिसिट ही रहता है। गवर्नमेंट की हमारी जो कैपेसिटी है इनकम जनरेट करने की वो थोड़ी कम रहती है, और जो मतलब हमारा कंट्री डेवलपमेंट में से गुजर रहा है, तो इसके कारण क्या हुआ है कि हमें खर्च ज्यादा करना पड़ता है। चलिए, अब डेफिसिट जो होती है, ठीक है, उसके कई मेजर्स होते हैं। ठीक है, इसके कई मेजर्स होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसको हम बोलते हैं जो अब डेफिसिट जो है इसके कई मेजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहला बताऊं, पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। आपने ये सब शब्द, ये जो टर्म से सुनी होगी, लेकिन आज इसको क्लियर ही कर लेंगे। मैं आपको ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मतलब जो एक्सपेंडिचर और रिसीट का जो एग्जांपल दिया था ना, इसी तरह इसमें भी हम उसी एग्जांपल से डेफिसिट को भी पढ़ेंगे। तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। देखिए, अब हम इसमें से पहला देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से जो आप रेवेन्यू रिसिप्ट को निकाल दो। ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 रुपया और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है 100 रुपया, तो ये जो 20 रुपया हो गया वो डेफिसिट हो गई, मतलब ये घाटा हो गया एक तरह से। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट को कोई और रिसोर्स से ये जो पैसा है, मतलब ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा है वो गवर्नमेंट को किसी और रिसोर्स से मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बोरो कर लिया विदेशों से, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया, इस तरह से। अब दूसरा, इसको हम अभी उदाहरण के तौर पे समझते हैं, लेकिन अभी हम मोटा मोटा तौर पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम देखें, रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंप्लाई करता है हम देखते हैं। इससे क्या होता है कि कोई एक सेक्टर होता है, ठीक है, मान लो कि कोई एक XYZ सेक्टर है,
उसके पीछे जो भी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ना, ठीक है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सेविंग है गवर्नमेंट का, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने इसके लिए जो भी मतलब सेव किया था इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से एक जो पोर्शन है वो कंजप्शन में चला जाएगा, सिंपल। ठीक है, मतलब जो आपको पता है कि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक कंजप्शन तरह का एक्सपेंडिचर होता है, इसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब जो कोई एक सेक्टर का जो जिसमें डेवलपमेंट हो सकता था, उसका एक पोर्शन, जो इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा पोर्शन होगा, वो कंजप्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो XYZ सेक्टर है उसका जो जो भी डेवलपमेंट होगा वो कम रह जाएगा। तो मतलब हायर रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है कि कोई अगर अगर ये जो सेविंग्स होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए जो सेक्टर होता है वो इस तरह से अंडर डेवलप्ड रहता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो बोरो, मतलब एक तरह का बोरो किया ना गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये बोरोविंग से क्या होता है, ठीक है, ये बोरोविंग से ये होगा कि गवर्नमेंट की जो डेब्ट होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, जो ऋण रहेगा गवर्नमेंट का, ठीक है, वो इंक्रीज होता जाएगा। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये साइकिल चलता है। ठीक है, कि रेवेन्यू डिफिसिट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसी तरह से गवर्नमेंट का बोरोविंग भी बढ़ता जाएगा, और गवर्नमेंट का बोरोविंग बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि डेप्ट भी बढ़ेगी, मतलब जो ऋण बढ़ जाएगा जो गवर्नमेंट का, और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक फोर्स होगा कि वो अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कम करे। तो मतलब मतलब ये एक तरह का इफेक्ट रहता, साइक्लिक इफेक्ट रहता है कि जो जो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को अंत में क्या करना पड़ेगा, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, अब उसमें भी क्या होता है कि ये जो मान लो कि कोई एक्सपेंडिचर होता है ना, कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। कमिटेड जो एक्सपेंडिचर होता है उसका मतलब क्या है कि वो तो करना ही करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डिफेंस जो होता है, ठीक है, उसमें आप बहुत ज्यादा कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये एग्जांपल है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कमिटेड रहना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि इसने इसमें तो इतना खर्च करना ही करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो कम नहीं कर सकते। इससे क्या करेगा गवर्नमेंट, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कट कर देगा, वो 2-3 मशीनें कम लेगा, बाकी का उसका पैसा सेव करके वो डिफेंस में डाल देगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देगा, या तो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, लोगों का कल्याण करने के लिए वो जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहता है, लो ग्रोथ होता है, जो वो इसका मतलब जो, ठीक है, मतलब ये जो क्रूशियल सेक्टर में जो भी पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए वो कहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें। इस मतलब जो, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गई है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा, तो ये पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है कहाँ से, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या तो वेलफेयर एक्सपेंडिचर होता है उसमें से। तो इसका मतलब ग्रोथ लो रहता है। ठीक है, तो ये जो हायर रेवेन्यू डेफिसिट होती है उसका ये एक इम्प्लीकेशन रहता है कि उससे कंट्री का ग्रोथ कम हो जाता है। चलिए, अब दूसरा आता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, वो एक पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और रेवेन्यू रिसीट दोनों का जो डिफरेंस था वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाया जाता था। अब फिस्कल डेफिसिट में क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से जो टोटल रिसीट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट की, इसमें जो भी बोरो किया है वो नहीं आएगा। मैं आपको फिर से लिख के देता हूं, फिस्कल डेफिसिट जो है उसका क्या होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर है और उससे माइनस क्या होगा, टोटल जो भी रिसीट है वो, इसमें जो भी
बोरोविंग्स होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो बोरोविंग है वो एक तरह से रिसीट तो है, लेकिन वो भविष्य में वापस चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। इसलिए वो टोटल रिसीट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा फिस्कल डेफिसिट में, ठीक है। चलो इसको हम अभी आगे उदाहरण देके भी पढ़ेंगे। अभी हम तीसरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको फिस्कल डेफिसिट को और एक्सपांड करके बताता हूँ कि मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से क्या माइनस होगा, जो रिसीट्स आती है वो रेवेन्यू रिसीट्स होगी, प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स, है ना। नॉन डेप्ट इसलिए आती है क्योंकि जो डेप्ट वाली रिसिप्ट होगी उसको तो गवर्नमेंट को वापस चुकाना पड़ेगा। इससे मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई से लोन लिया, ठीक है, 500 रुपए का, तो वो कैपिटल रिसीट हो गया क्योंकि उस 500 रुपए को गवर्नमेंट को वापस चुकाना पड़ेगा। लेकिन ओएनजीसी बेच के जो गवर्नमेंट ने कमाया था वो किसी और को उसे नहीं देना है। जाहिर सी बात है, उसका जो भी मतलब उसको किसी को वापस तो नहीं देना है, उसकी लायबिलिटी तो नहीं बढ़ गई गवर्नमेंट की, ठीक है, लेकिन उसका एक एसेट कम हो गया, ठीक है। मतलब ये जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है उसमें जो भी मतलब जो एसेट रिड्यूस होता है वो वाली इनकम आती है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। इसका आपको इसका जो ये एग्जांपल है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब ये जो इसका मतलब ये जो फिस्कल डेफिसिट हुई, इसका और मतलब इसको मतलब ये जो डेफिसिट हुआ ये गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोरो कहाँ से करेगा, या तो अपने खुद के मतलब गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी में करेगा, जैसे कि ये जो बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट रिलीज करती है वो क्यों करती है, पब्लिक से पैसा लाने के लिए। आरबीआई से लोन लेगा इस बोरोविंग को करने के लिए, और अब्रोड से लोन लेगा ये फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड है एग्जाम्पल के तौर पे, आरबीआई से लोन ले लिया, अब्रोड से भी लोन लिया, तो इस तरह के मतलब इस तरह के साधनों का उपयोग करके ये जो बोरो किया जाता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को कंपेंसेट करने के लिए। चलिए इसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। अभी हम पढ़ेंगे इस तीनों कॉन्सेप्ट को, हम फिर से पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आप टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, ये जो एक टोटल डेफिसिट जो होता है ना, ये टोटल फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, ठीक है, उसमें एक पोर्शन ये जो मान लो कि टोटल फिस्कल डेफिसिट है यानी ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, उसमें एक पोर्शन ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, तो इसको हम बाद कर दे, माइनस कर दे, तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या आ जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट भी चुकाना है, जो पिछले ईयर हमने अगर कोई भी लोन लिया हो तो उसका इंटरेस्ट हमें इस ईयर चुकाना पड़ेगा, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट को इस डेफिसिट में से बाद कर दे, ठीक है, माइनस कर दे, तो जो भी हमें डेफिसिट मिलेगा वो प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। तो ये तीनों का कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ। अब हम इसका एग्जाम्पल के देके पढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था ना जो रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर रिसीट का, उसी एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते हैं। मान लो कि गवर्नमेंट को टैक्स मिला 100 रुपया, ठीक है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट को फाइन के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में इनकम हुई, वो हुई 200 रुपया, ठीक है। उसके बाद मान लो कि गवर्नमेंट ने लोन ली, ठीक है, 500 रुपया। अब क्या था कि गवर्नमेंट ने पिछले साल आरबीआई जो पिछले साल लोन ली थी आरबीआई से, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट को इस साल 100 रुपया इंटरेस्ट चुकाना है। ये जो लोन ली इस साल में ली, और गवर्नमेंट ने जो पिछले साल लोन ली थी आरबीआई से उसका इंटरेस्ट इस साल में चुकाना पड़ेगा।
वो 100 रुपया है, ठीक है। वो किस में से भरपाई किया जाएगा, इस 500 रुपए में से, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने इंटरेस्ट को कंपनी मतलब अपने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी लोन लेती है, पिछले इंटरेस्ट को चुकाने के लिए इस साल लोन लेती है। तो ये जो आरबीआई का ये जो आ गया, ठीक है, उस मतलब ये जो टोटल इनकम होगी, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये लोन इसी से लियो, ठीक है, आरबीआई से ही लियो, लेकिन मतलब आप एग्जांपल के तौर पे मान लो कि वो आरबीआई से लिए, ठीक है, वो मतलब वो अब्रोड से भी ले सकता है। तो मतलब एक पोर्शन ऐसा होगा इस लोन का, वो पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में चला जाएगा। उसके बाद मान लो कि गवर्नमेंट ने ओएनजीसी सेल कर दी, उससे क्या मिला, इसको 600 रुपया मिला। तो ये जो दोनों था उससे इसका हमें पता है कि ये था क्या था कि रेवेन्यू रिसिप्ट था हमारा, ठीक है। ये क्या था, कैपिटल रिसिप्ट था। ये क्या था हमारा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट था हमारा, ठीक है। ये जो 600 रुपया है, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर की बात करें कि मान लो कि आईएएस की सैलरी देनी है गवर्नमेंट को, ठीक है, आईएएस की सैलरी देनी है गवर्नमेंट को 200 रुपया। उसके बाद मान लो कि आरबीआई का इंटरेस्ट चुकाना है, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई और भी लोन ली हो, तो उसका मान लो कि इंटरेस्ट चुकाना है गवर्नमेंट को 500 रुपया, 450 रुपया इसी साल उसे मान लो कि चुका देना हो, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो राइफल बाय करने का मशीन लेती है, मान लो कि उसका कीमत है 900 रुपया, ठीक है। तो टोटल ये जो आईएएस की सैलरी हो गई और आरबीआई का इंटरेस्ट हो गया, वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और ये जो 900 रुपया का एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 900 प्लस 200 प्लस 450, मतलब 1550 रुपया टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट में हम बताएं तो रेवेन्यू डेफिसिट में टैक्स क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट में अगर आ जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, 200 रुपया प्लस 450 रुपया, मतलब 650 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट कितना था हमारा, 100 रुपया टैक्स था, और फाइन और इंटरेस्ट मिला के 200 रुपया मिल रहा था नॉन टैक्स पेमेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब जो 650 रुपये का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और 300 रुपये का रेवेन्यू जो हमारा था रिसिप्ट था, तो मतलब 350 रुपये का हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, है ना। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। इसका क्या मतलब था कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट 350 तो था ही, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 900 रुपया। इसमें से नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हमें कितनी मिली थी, 600 रुपया मिली थी ना, जो ओएनजीसी को सेल किया। तो ये 600 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 650 रुपया हमारा हो गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। इसमें क्या था, एफडी जो फिस्कल डेफिसिट था उसमें से इंटरेस्ट हमें माइनस करना था, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या था, टोटल ग्रोस फिस्कल डेफिसिट 650 रुपया, और जो इंटरेस्ट का पोर्शन था मैंने आपको बताया था 100 रुपया, जो इंटरेस्ट था वो जो पिछली जो लोन थी उसको चुकाने में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो 100 रुपया इसमें से हम बात जो माइनस कर देंगे, तो टोटल प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 550 रुपया, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आया ये जो कंसेप्ट था ये पूरा, कि प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मतलब आप अभी भी टेंशन मत लीजिएगा, ये जो रमेश सिंह की बुक है उसमें भी ये जो कंसेप्ट है वो रिपीट होगा, ठीक है। चलिए,
अब हम बात करते हैं डेप्ट की। डेप्ट का जो कंसेप्ट होता है, ऋण हम बोलते हैं, ठीक है, जो ऋण हम बोलते हैं उसकी, ठीक है। चलिए, अब जो ऋण, आप इस तरह से तो समझ सकते हैं आप कि ऋण क्या होता है, ठीक है, जो भी बाकी देना होता है, ठीक है, जो भी लायबिलिटी होती है उसको हम डेप्ट भी बोल सकते हैं, जो, ठीक है। मान लो कि गवर्नमेंट ने 100 रुपया लिया वर्ल्ड बैंक से, तो उसको देना पड़ेगा जो भी, मतलब 105 रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपये इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वो जो 105 रुपया हो गया वो उसका ऋण हो गया, ठीक है, मतलब वो वापस देना है उसे। अब इसमें पर्सपेक्टिव क्या आते हैं, इसको किस तरह से देखा जाता है, ये इसको इसको डेब्ट को किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए दो एस्पेक्ट्स हमें समझने पड़ेंगे। पहला है एस्पेक्ट कि क्या वो बर्डन है इकोनॉमी पे और गवर्नमेंट पे, और दूसरा उसका फाइनेंसिंग कैसे करें। उसका फाइनेंसिंग कैसे करना है, इसका भी एस्पेक्ट हमें देखना है। चलिए, अब देखिए, बर्डन के हिसाब से देखा जाए, बर्डन के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, जो बोरो जो जो फाइनेंसिंग कैसे किया जाता है, या तो वो बोरो करती है गवर्नमेंट पैसे, जो डेफिसिट को, जो डेप्ट है उसको पूरा करने के लिए, या तो वो क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है ताकि वो ज्यादा इनकम कमा सके गवर्नमेंट, और जो भी उसकी जो देनदारी है उसको खत्म पूरी कर सके, या तो ज्यादा मनी प्रिंट कर सकती है वो, ठीक है। प्रिंट मनी मनी को प्रिंट करते करके भी वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा कि, मतलब ये इतना इफेक्टिव रास्ता नहीं है। तो बोरोविंग जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रास्ता रहता है जनरली, ठीक है। टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा कि लोग, मतलब टैक्स इवेजन में लग जाएंगे, या तो उनका कंजप्शन कम हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमी में। एक मनी अगर ज्यादा प्रिंट करने लगेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब जो जनरली अच्छा रास्ता माना माना जाता है वो है बोरोविंग का, ठीक है। अब बोरो करने से क्या होता है, वो आज प्रेजेंट में बोरो किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इससे क्या होगा, उसकी डेफिसिट बढ़ेगी, आज इंक्रीज होगी, आज प्रेजेंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में क्या करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, फ्यूचर में क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको कंपेंसेट करने के लिए वो टैक्स को बढ़ा देगी, ठीक है। अब मतलब टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है, फ्यूचर में, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर टैक्स जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि वो बर्डन किस पर होगा, फ्यूचर की जनरेशन पे, ठीक है। मतलब आज अगर गवर्नमेंट ने, हमारे भले के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया और बोरोविंग करने लगी ज्यादा, तो डेफिसिट आज तो बढ़ गई और कंट्री की इकोनॉमी फिर से अच्छी हो तो गई, लेकिन ये इस डेफिसिट को बढ़ने, इस डेफिसिट बढ़ने से क्या होगा, हमारी मतलब जो बोरोविंग कर लिया है, अगर ज्यादा बोरोविंग जैसे जैसे होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट की डेफिसिट बढ़ती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस बोरोविंग को गवर्नमेंट को भविष्य में चुकाना होगा। तो डेफिसिट बढ़ने से क्या होगा कि जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, ठीक है, उनको जो डेफिसिट बढ़ गई तो उससे क्या होगी कि गवर्नमेंट फ्यूचर में टैक्स को बढ़ा देगी, तो उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उस पर बर्डन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी नेट टोटल डिपॉजिट, टोटल डिस्पोजेबल इनकम होगी वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पैसा होगा वो उनको टैक्स में दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आज की जो बोरोविंग है उससे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको तकलीफ पड़ सकती है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह का बर्डन होता है। मान लो कि स्लो डाउन आ गया, अब स्लो डाउन आने से क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी, तो डेफिसिट बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्लो डाउन में क्या होगा, कंट्री को लिक्विडिटी को अच्छा करना पड़ेगा, इकोनॉमी को फिर से जो भी डेवलप करने के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम कर देगी गवर्नमेंट, इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बढ़ेगा, टैक्स कम होगा तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक एजम्पशन रहती है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर से जो स्लो डाउन है वो
वो मतलब वो कम हो जाएगा, ठीक है, और मतलब फिर से जो भी इकोनॉमी है वो डेवलपमेंट के पाथ पे आ जाएगी। ये एक पहला एजम्पशन है, मतलब ये एक पहला एजम्पशन पे चलने वाली है, ये एक तरह का एजम्पशन कर लिया। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली क्या होगा कि लोग अवेयर होते हैं तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स को कम करती है, ठीक है, तो इससे इनकम तो बढ़ती है इन लोगों की, ठीक है, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से क्या होगा कि उनको जो मतलब कंजम्पशन बढ़ना चाहिए उनका, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग क्या करने लगते हैं, सेविंग करने लगते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है तो वो फ्यूचर में टैक्स को बढ़ा देगी, ठीक है, फ्यूचर में टैक्स को बढ़ा देगी। तो वो आज सेविंग करेंगे तो फ्यूचर उनकी जो जनरेशन है उनका जो भी मतलब उनका जो भी इनकम लेवल होगा वो बना रहेगा, ठीक है, वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिकार्डियन इक्विवेलेंस थियरी। रिकार्डियन इक्विवेलेंस थियरी ये कहती है कि जनरली क्या होता है कि जब टैक्सेस कम कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो टैक्सेस कम करने से क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी को, फिस्कल जो भी पॉलिसी होती है उसको एफिशिएंट बनाने की ट्राई की जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लोग सेविंग करने लगते हैं, डिमांड डिमांड को बढ़ाने की बजाय वो सेविंग करने लगते हैं, ठीक है। तो सेविंग इंक्रीज होने से क्या होता है कि ये जो उसका ये जो ड्रीम है फिस्कल पॉलिसी को फिर से एफिशिएंट बनाना, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस थियरी, ठीक है। मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि ऐसा मतलब देखा जाता है जनरली। पहली एजम्पशन क्या थी कि टैक्स कम होने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़ेगी और उससे कंजप्शन इंक्रीज होगा। लेकिन रियलिटी में थोड़ा क्या रहता है कि जो सेविंग होता है वो बढ़ जाता है, लोग सेव करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि गवर्नमेंट ने आज टैक्स कम किया है तो उसकी जो डेफिसिट बढ़ेगी उसको फिर से कंपेंसेट करने के लिए वो फ्यूचर में टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इसके इसलिए फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए आज की जनरेशन है वो सेविंग करना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं हम रिकार्डियन इक्विवेलेंस थियरी, ठीक है। इसका मतलब यही था, ये जो थियरी है उसका। चलिए, तो इस एस्पेक्ट से देखा जाए, ठीक है, तो ये एक बर्डन रहता है, मतलब ये एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन हो गया। नेगेटिव क्या हो गया कि ये एक बर्डन है, ठीक है, मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये डेप्ट चुकानी ही है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक उसके बाद हम अनदर एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि जब डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाए, मतलब ठीक है, मतलब जो जब डेप्ट ज्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेप्ट ज्यादा बढ़ गई और इकोनॉमी स्लो डाउन में आ गई, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए गवर्नमेंट जो भी डिमांड बढ़ाएगी, ठीक है, डिमांड बढ़ाने के लिए वो खुद एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, लेकिन उसकी इनकम होगी वो कम होगी। तो इससे क्या होगा, उसकी अपनी जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगी, है ना, वो इंक्रीज होगी, डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से मतलब इससे क्या होगा, डेफिसिट इंक्रीज होने से क्या होगा कि डिमांड तो मानो बढ़ गई, डिमांड तो मानो बढ़ गई, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ गई लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इससे क्या होगा कि प्राइसेस जो है राइज होगी, ठीक है। ये इसका एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मतलब इसका ये एक दूसरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया डेप्ट का, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब डेप्ट का एक तरह से देखा जाए तो इसका जो भी हम देखें कि एम क्या रहता है, एम रहता है डेवलपमेंट का,
मान लो कि गवर्नमेंट ने बोरो किया, मान लो कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लिया 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया लेने के बाद उसने बिल्डिंग बना लिया, ठीक है। उसमें मतलब बिल्डिंग बनाया, उसमें मशीनों के साथ बिल्डिंग में मशीन भी आ गई, ठीक है। तो इस 100 रुपये का उसने मतलब जो भी मतलब अपना जो इसका जो एम था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है, वो बना लिया। ये जो ड्रीम था उसका वो फुलफिल हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसको फ्यूचर में जो भी रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। रिटर्न जो है वो जो इंटरेस्ट था उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक का वो 100 रुपए के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुका देगा वर्ल्ड बैंक को, और जो भी ज्यादा उसको प्रॉफिट भी होगा इस जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उससे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मतलब जो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया डेप्ट का, ठीक है। मतलब डेप्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होती, डेप्ट का अगर जो भी उसका इंटेंडेड जो गोल हो वो फुलफिल हो जाए तो ये कंट्री के लिए डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को भी फुलफिल कर सकता है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। चलिए, अब डेफिसिट का रिडक्शन कैसे किया जाता है, डेफिसिट जो होती है कंट्री की उसका रिडक्शन कैसे किया जाता है उसको मैं बताता हूँ। चलिए, डेफिसिट का रिडक्शन या तो टैक्स बढ़ा के किया जा सकता है, या तो डिसइन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। मतलब जो हमने बोला था नॉन डेप्ट क्रिएटिंग जो कैपिटल रिसीट थी वो, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खुद रिड्यूस करना। ये कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिड्यूस किसे किया जा सकता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी एफिशिएंसी हो उसको मतलब उसकी जो कार्य दक्षता हो उसको इंक्रीज करके हम गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं डेफिसिट के बारे में, ठीक है, जो ओवरऑल डेफिसिट के बारे में हम कह सकते हैं कि जब स्लो डाउन हो, ठीक है, जब स्लो डाउन हो तो ये डेफिसिट बर्डन होती है एक तरह से, और जब बूम हो जाए, ठीक है, मतलब ये एक नेगेटिवली इफेक्ट करती है जो डेफिसिट होती है वो। और जब बूम हो मतलब जो तेजी हो, जब कंट्री में तेजी हो कंट्री में तो ये मतलब बेनिफिशियल रहती है, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है इसका डेफिसिट का, ठीक है। तो मतलब जो डेफिसिट होती है, ठीक है, मतलब जो सेम लेवल की डेफिसिट हो, इसके दोनों एस्पेक्ट रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो हमने बड़ा पढ़ा डेप्ट के बारे में और एक्सपेंडिचर का, और जो भी पूरा कंसेप्ट था ये भी हमने पढ़ा। ये जो डेप्ट है वो बर्डन होती है या पॉजिटिव होती है, डेफिसिट जो होती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का, ठीक है। जो हमारा ये जो लास्ट का कंसेप्ट था, इसके बाद भी इस चैप्टर में जो जीएसटी का कंसेप्ट आता है और एफआरबीएम का कंसेप्ट आता है, इसका जो भी पूरा लेक्चर है वो मैं आपको अलग से लेके पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो जो मतलब ये जो रमेश सिंह की बुक है उसके साथ ओवरलैप होता है, ठीक है, इसलिए ये हम अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, ठीक है, बाय बाय। इसके 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 साथ हम जो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट चैप्टर कवर कर लेंगे, और उसके उसके साथ हमारा जो एनसीईआरटी का जो पूरा जो भी पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर था उसका जो उसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2020 में, वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कि यूनियन बजट में जो भी ये दिया गया है, ये जो रिसीट्स दी गई है, ठीक है, जो प्रॉफिट दिया गया है, ये जो लेक्चर ये जो लिस्ट में, उसमें से रेवेन्यू रिसीट में कौन कौन सा इंक्लूड होता है उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, तो पहला रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, आपको पता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ए और सी तो यही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अब चौथे के ऊपर दो और तीन तो दोनों है कि इंटरेस्ट रिसिप्ट होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, और जो डिविडेंड और प्रॉफिट होता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। तो चौथा जो है रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है, वो क्या आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में? नहीं। क्यों?
मैंने आपको बताया था कि लोन था उसमें क्या आता है, प्रिंसिपल आता है और दूसरा आता है इंटरेस्ट आता है। वो तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो कैपिटल में आता है और इंटरेस्ट जो होता है वो रेवेन्यू में आता है। तो यहाँ क्या किया गया है कि रिकवरी ऑफ लोन, तो लोन में जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो भी आ जाएगा ना, ठीक है। तो लोन में प्रिंसिपल आ जाएगा तो वो कैपिटल में आ जाएगा, रेवेन्यू में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। तो चलिए, तो आज का लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये लेक्चर आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।